हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम फिर लौटे हैं उस कहानी में जहां हर मुस्कान के पीछे एक साजिश छुपी है, जहां तलवारें ही नहीं, जुबानें भी जान ले सकती हैं। और आज हम जुड़ रहे हैं उस किरदार से जो छोटा है कद में, मगर उसकी बातों की धार किसी भी तलवार से तेज है। टीरियन लैनिस्टर, एक कैदी जिसकी आंखों में डर नहीं, चाल है, और जिसकी जुबान उसके सबसे बड़े हथियारों में से एक है। हवा सर्द थी और पहाड़ों की ऊंचाई पर वो और भी तेज लग रही थी। टीरियन अपने हाथों की ओर देखता है, उन पर रस्सियां कसकर बांधी गई थी। उसके चारों तरफ कुछ सिपाही थे, कुछ थके हुए, कुछ घबराए हुए, और सबसे आगे लेडी कैटलिन स्टार्क। ये वही कैटलिन थी जिसने उसे इंस एट द क्रॉसरोड्स पर गिरफ्तार किया था, राजा की हत्या के षड्यंत्र का दोषी मानकर। टीरियन जानता था वो निर्दोष है, लेकिन ये दुनिया मासूमियत पर नहीं, ताकत और चालाकी पर चलती है। वो मुस्कराया, एक हल्की मगर तीखी मुस्कान। लेडी स्टार्क, क्या मुझे ये रस्सियां पहनने का शाही सम्मान हमेशा मिलेगा, या कभी छुट्टी भी मिलेगी? टीरियन ने कहा, उसकी आवाज में व्यंग्य था। कैटलिन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। उनका काफिला एक पतली सी पगडंडी पर बढ़ रहा था जो माउंटेन्स ऑफ द मून की तरफ जाती थी। रास्ता खतरनाक था, हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। ब्रायन नहीं थी, लेकिन सर रोड्रिक कैसल, कुछ नॉर्मन सिपाही और कुछ नए चेहरे टीरियन को घेर कर चल रहे थे। और बीच बीच में टीरियन की नजर एक शख्स पर पड़ती, एक लंबा, लचीला और चुप रहने वाला योद्धा, ब्रॉन। वो अब तक कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो टीरियन को बता रही थी कि ये आदमी सिर्फ तलवार नहीं, समय देखकर अलीजियंस भी बदल सकता है। रास्ता मुश्किल था, पहाड़ी खाइयां, ढहती हुई चट्टानें और जंगली हवाओं की सीटी सब एक साथ बज रही थी। टीरियन थक गया था, मगर उसने अपना व्यंग्य नहीं छोड़ा। कितना अच्छा होता अगर आप मुझे सीधे किंग्स लैंडिंग ले जाती, लेडी स्टार्क। वहां मेरा परिवार आपको शानदार स्वागत देता। कैटलिन की आंखों में नफरत झलकी। तुम्हारा परिवार ही इस सब की जड़ है। तुम्हारे भाई ने ब्रायन को टावर से गिराया, और तुमने उसे खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। टीरियन की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं जानता हूं कि आप मुझसे नफरत करती हैं, लेडी स्टार्क, लेकिन जो आरोप आपने मुझ पर लगाए हैं वो बस कहानियां हैं, और मैं कहानियों में यकीन नहीं करता, सिर्फ तथ्यों में। रात का वक्त आया, तारों भरा आसमान, और नीचे एक छोटी सी आग जल रही थी जिसके चारों ओर सिपाही बैठे थे। टीरियन जमीन पर बैठा था, उसके हाथ अब भी बंधे हुए थे। उसने ब्रॉन को देखा। तुम्हारा नाम? ब्रॉन, उसने छोटा सा जवाब दिया। तुम एक सेल्सवर्ड हो? टीरियन ने पूछा। मैं वही करता हूं जो मुझे जिंदा रखे, ब्रॉन ने कहा। टीरियन हंसा। शानदार नीति है, शायद एक दिन तुम और मैं अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ब्रॉन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे की हल्की मुस्कान बता रही थी वो भी इस बात की संभावना को नकार नहीं रहा। अगली सुबह रास्ता और भी खतरनाक हो गया था। घने कोहरे और खड़ी चढ़ाई के बीच कैटलिन की चिंता बढ़ रही थी। टीरियन ने एक बार फिर कहा, यह रास्ता बहुत खतरनाक है, लेडी स्टार्क। आप खुद को और अपनी रक्षा को संकट में डाल रही हैं। कैटलिन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन टीरियन ने ब्रॉन की तरफ देखा और आंखों से एक इशारा किया।
जैसे वो समझाना चाहता हो। देखो, ये औरत क्या कर रही है। ब्रॉन समझ गया। उसकी आंखें तेज हो गईं। आगे चढ़ाई और भी कठिन होती गई। एक सिपाही की फिसलकर मौत हो गई। उसकी चीख अब भी टीरियन के कानों में गूंज रही थी। लेकिन कैटलिन नहीं रुकी। टीरियन अब समझ चुका था। वो उसे न्याय के लिए नहीं ले जा रही। वो उसे सजा दिलवाने के लिए ले जा रही है। और अब उसे अपने दिमाग और जुबान दोनों को शार्प करना होगा। घने बादलों के नीचे टीरियन का छोटा सा काफिला अब और भी ऊंचाई की ओर चढ़ चुका था। माउंटेन्स ऑफ द मून की ये पहाड़ियां जितनी सुंदर थी, उतनी ही जानलेवा भी। टीरियन अब तक चुप नहीं हुआ था। उसकी जुबान वही काम कर रही थी जो उसकी तलवार नहीं कर सकती। लेकिन ब्रॉन अब ज्यादा बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी आंखें हर मोड़ पर खतरे की तलाश कर रही थी। लेडी स्टार्क, टीरियन ने रुकते हुए कहा, क्या आपको सच में लगता है कि आपका ये पूरा मिशन वेल तक सही सलामत पहुंचेगा? ये रास्ते हिल ट्राइब्स से भरे हैं और उन्हें कभी फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। कैटलिन ने रुककर उसकी तरफ देखा। अगर तुम डरपोक हो टीरियन लैनिस्टर, तो ये तुम्हारी समस्या है। टीरियन ने हल्की मुस्कान दी। मैं डरपोक नहीं हूं, बस व्यावहारिक हूं। और व्यावहारिक लोग ज्यादा दिन जिंदा रहते हैं। काफिला अब हाई रोड नाम की एक पुरानी पगडंडी से गुजर रहा था, जो केवल 1 फुट चौड़ी थी और दोनों तरफ गहरी खाइयां। सर रोड्रिक का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसकी उम्र अब इन चढ़ाइयों की नहीं थी। टीरियन ने देखा कि ब्रॉन, शग्गा और कुछ और पहाड़ी लोग अब ज्यादा सतर्क हो गए थे। उनका मूड बदल रहा था। कितनी दूर है ये वेल? टीरियन ने एक सिपाही से पूछा। 4 दिन और, वो बोला थकात का। टीरियन ने सर हिलाया। 4 दिन मौत के साथ खेलते हुए शायद जिंदा नहीं बचेंगे। रात होने से पहले ही अचानक एक हमला हुआ। 4 तरफ से अचानक पहाड़ी लुटेरे चिल्लाते हुए आए। उनके पास क्रूड वेपन्स थे, लेकिन उनकी गति और संख्या दोनों खतरनाक थे। कैटलिन ने पीछे हटते हुए तलवार खींच ली। सर रोड्रिक डगमगाता हुआ सामने आया। ब्रॉन ने तुरंत तलवार निकाली और सबसे पहले एक हमलावर का गला चीर दिया। टीरियन पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चट्टान के पीछे खुद को छिपा लिया। लेकिन उसकी नजर ब्रॉन पर थी। ब्रॉन की तलवार नाच रही थी। उसका हर वार सीधा मौत दे रहा था। कैटलिन भी पीछे हटते हुए बचाव कर रही थी। टीरियन ने देखा कि एक लुटेरा उसकी तरफ बढ़ा और उसी वक्त ब्रॉन ने उसे बीच में रोक लिया। शुक्रिया, टीरियन ने कहा जब हमला खत्म हुआ। ब्रॉन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं जानता हूं किसे जिंदा रखना है। उस रात आग के पास टीरियन ने धीरे से ब्रॉन से कहा, तुम्हें एक मालिक चाहिए जो तुम्हारे काम की कद्र करे। ब्रॉन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में दिलचस्पी थी। टीरियन ने धीरे से जोड़ा, लेडी स्टार्क तुम्हें सोने के बदले काम देगी। मैं तुम्हें सोना और जिंदगी दोनों दे सकता हूं। ब्रॉन की मुस्कान गहरी हो गई। तुम अलग हो लैनिस्टर, टीरियन बोला, और अलग लोग ही इस दुनिया को बदलते हैं। ब्रॉन। अगले दिन सुबह सब थके हुए थे, मगर टीरियन अब और सतर्क हो गया था। कैटलिन की आंखों में अब चिंता झलक रही थी। इस यात्रा की कीमत हर कदम पर बढ़ती जा रही थी। टीरियन ने उसके पास आकर कहा, लेडी स्टार्क, आप मुझे लेकर वेल जा रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर मैं सच में निर्दोष हुआ तो आप क्या करेंगी? कैटलिन का चेहरा सख्त हो गया। अगर तुम निर्दोष हुए, तब भी तुम्हारा नाम ही तुम्हारा दोष है, टीरियन लैनिस्टर। टीरियन कुछ कहने वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अब वो जान चुका था, इस खेल में जीतने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं,
सही समय भी जरूरी होता है। और टिरियन सही समय का इंतजार करना जानता था। वेल की ऊंचाई अब और भी साफ महसूस हो रही थी। हवा पतली हो चुकी थी और सांसें भारी। टिरियन ने एक लंबी सांस ली और ऊपर पहाड़ों की चोटियों की तरफ देखा। हर कदम मुझे मेरी मां की कोख से और दूर ले जा रहा है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। कैटलिन के चेहरे पर अब सिर्फ थकान नहीं थी, चिंता भी थी। द एरी यानी लाइसा एरिन का महल अब ज्यादा दूर नहीं था। एक तीखे मोड़ के बाद वो ब्लडी गेट तक पहुंचे। वो किला जो वेल की आखिरी सुरक्षा के रूप में खड़ा था। सैनिकों ने कैटलिन को पहचानते ही रास्ता दिया। टिरियन को जंजीरों में बांध दिया गया, भले ही उसने विरोध किया। तो अब मैं अपराधी बन चुका हूं, बिना गुनाह के, टिरियन ने मुस्कुराते हुए कहा। कैटलिन कुछ नहीं बोली। द एरी तक का सफर एक और भी कठिन चढ़ाई थी। एक नाजुक और पतली चट्टानी पगडंडी से ऊपर की ओर। टिरियन को घोड़े से नीचे उतार दिया गया। अब उसे पैदल चढ़ना था, हर कदम एक सजा की तरह। सर वर्दिस इजन, लाइसा एरिन का प्रमुख गार्ड, अब उनके साथ था। टिरियन ने देखा कि गार्ड उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई कीड़ा हो। द एरी नीले आसमान को चीरता हुआ एक महल था, सफेद पत्थरों से बना, बादलों के बीच तैरता हुआ। ठंड इतनी थी कि सांसें धुएं की तरह दिख रही थी। टिरियन को बड़े दरबार में लाया गया। वहां लाइसा एरिन बैठी थी अपने बेटे रॉबिन के साथ। रॉबिन एरिन, वो छोटा बच्चा जो 8 साल का होकर भी मां की गोद से चिपका रहता था। मां, क्या ये आदमी उड़ने वाला है? रॉबिन ने पूछा, मासूमियत और पागलपन के बीच की एक रेखा पर। टिरियन को समझ में आ गया कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। लाइसा एरिन का दरबार टिरियन के खिलाफ था। आपके पति की हत्या इसी ने की है, लाइसा चिल्लाई। टिरियन हंसा। अगर मैंने सच में किया होता तो मैं इतना बेवकूफ नहीं होता कि खुद आपके पास चलकर आता। लोग चुप हो गए। टिरियन ने आगे कहा, मैं न्याय मांगता हूं और वेस्टरोस के कानून के अनुसार मुझे ट्रायल का हक है। लाइसा बोली, तुम्हें ट्रायल मिलेगा मेरे बेटे रॉबिन की इच्छा के अनुसार। रॉबिन उछलकर बोला, मैं चाहता हूं कि वो उड़ जाए। टिरियन समझ गया। एरी में ट्रायल का मतलब है मून डोर से बाहर गिराना, मौत। लेकिन टिरियन आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कहा, मैं ट्रायल बाय कॉम्बैट मांगता हूं, युद्ध के जरिए न्याय। दरबार में खामोशी छा गई। लाइसा ने पूछा, कौन तुम्हारे लिए लड़ेगा? टिरियन ने धीरे से मुड़कर ब्रॉन की ओर देखा। ब्रॉन ने मुस्कुराते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। मैं लड़ूंगा। लाइसा चौंकी। तुम? एक सेल्सवर्ड? ब्रॉन बोला, हां, क्योंकि मैं जानता हूं कि टिरियन निर्दोष है और ये लड़ाई न्याय के लिए है। सर वर्दिस इजन ने तलवार निकाली। अब तय हो गया था, ब्रॉन और सर वर्दिस के बीच होगी ये लड़ाई। मून डोर के सामने बना वो छोटा सा कॉम्बैट अरीना अब वेस्टरोस के एक सबसे अनोखे ट्रायल का साक्षी बनने वाला था। एक तरफ था सर वर्दिस इजन, एरी का सम्मान और लाइसा एरिन की सेना का गर्व। दूसरी तरफ ब्रॉन, एक साधारण सेल्सवर्ड जिसकी आंखों में चालाकी थी और चालों में मौत का नृत्य। टिरियन एक तरफ चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। अगर ब्रॉन हारा तो मैं उड़ जाऊंगा, उसने सोचा, और कोई नहीं बचेगा मुझे याद करने के लिए। घंटी बजी। सर वर्दिस ने भारी कवच में अपनी तलवार उठाई और आक्रमण किया, लेकिन ब्रॉन ने सीधा मुकाबला नहीं किया। वो चकमा दे रहा था, इधर उधर कूदता, तेज और हल्का। सर वर्दिस की सांसें धीरे धीरे फूलने लगी।
ब्रॉन ने छोटे छोटे वारों से उसकी थकान बढ़ाई। एक घुटने पर वार, फिर कंधे पर, फिर कट। सर वर्दिस का कवच अब उसकी रफ्तार को रोक रहा था और ब्रॉन उसका फायदा उठा रहा था। आखिरकार ब्रॉन ने एक तेज छलांग लगाई, तलवार घुमाई और सर वर्दिस का गला चीर दिया। रक्त की एक पतली धार मून डोर के पास जा पहुंची और अगले ही पल उसका शरीर नीचे आसमान के पार। रॉबिन एरन खुश होकर चिल्लाया, ही फ्लू, ही फ्लू। लाइसा एरन गुस्से में थी, लेकिन टिरियन अब विजेता था। जैसा वेस्टरोस के कानून कहते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं निर्दोष हूं। टिरियन को अब एरी छोड़ने की अनुमति मिल गई। ब्रॉन उसके साथ था, सिर्फ एक सिक्के में खरीदी गई वफादारी, जिसने जान बचा ली। एरी से नीचे उतरते वक्त टिरियन ने आसमान की तरफ देखा। कभी कभी उड़ने के लिए पंखों की नहीं, चालाकी की जरूरत होती है, उसने खुद से कहा। और दोस्तों, यही था चैप्टर 21, टिरियन लैनिस्टर की एक और चतुर चाल। अब सवाल ये उठता है, क्या टिरियन सच में जॉन एरन की मौत से जुड़ा है? क्या कैटलिन ने एक बड़ी राजनीतिक भूल कर दी? और क्या ब्रॉन की वफादारी लंबे समय तक साथ रहेगी? बताइएगा जरूर कमेंट्स में। और अगर आपको फिक्शनवर्स की ये जादुई दुनिया पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिक्शनवर्स, जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगले चैप्टर में मिलते हैं नेड स्टार्क की आंखों से राजधानी की राजनीति को समझने के लिए। चैप्टर 22, नेड स्टार्क पीओवी, जहां हर मुस्कान के पीछे छुपा है एक खंजर और हर दोस्त एक शक। क्या नेड जान पाएगा जॉन एरन की मौत का रहस्य? क्या रॉबर्ट की आंखों पर पड़ा भ्रम का पर्दा हटेगा? और क्या नेड खुद को बचा पाएगा उस जाल से जिसमें पहले जॉन एरन फंसे थे? फिक्शनवर्स पर मिलते हैं जल्द एक और साजिश, एक और अध्याय के साथ।